नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय हमारा इतिहास विषय चल रहा है। इतिहास विषय में हमारा मौर्य वंश का इतिहास चल रहा है। तो मौर्य वंश के इतिहास के राजनीतिक जो जीवन है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब हम उसके प्रशासन के बारे में समझेंगे और जानेंगे। हमारे सिलेबस की दृष्टि से मौर्य प्रशासन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा हॉल में इससे कई प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा में हो या प्रारंभिक परीक्षा, इससे प्रश्न लगातार आते रहते हैं। तो मौर्य प्रशासन को आज हम यहाँ समझेंगे और जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि मौर्य काल में ही सबसे पहले भारत ने एक राजनीतिक एकता को प्राप्त किया था। मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और एक मजबूत राजतंत्रात्मक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो जैसा कि इस लाइन से, इस वाक्य से स्पष्ट है कि उस समय की जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी और केंद्रीकरण का रूप धारण किए हुए थी। केंद्रीकृत शासन प्रणाली में जो राजा होता है वही मुख्य होता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है और उसी के नियंत्रण में जो शासन व्यवस्था के अंग हैं वो उसी के नियंत्रण में रहते हैं। तो जो राजा है वह सबसे शक्तिशाली है, सबसे मजबूत है और सारी संस्थाओं पर उसका नियंत्रण है। लेकिन हम यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि जो राजा है वह शक्तिशाली है लेकिन स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं है। तो हम इस पे अब आगे चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो मुख्य ऐतिहासिक स्रोतों का जब हम यहाँ चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम उसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, जो हमें मौर्य प्रशासन के शासन प्रशासन के बारे में विस्तृत विवरण देता है। इसके बाद हम आएंगे तो मेगास्थनीज की इंडिका भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें इस बारे में एक अच्छी जानकारी देती है और विस्तृत जानकारी देती है। अशोक के अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं और इसी क्रम में हम जूनागढ़ या गिरनार के अभिलेख का भी अध्ययन करेंगे जो हमें इसके बारे में एक अच्छी और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि हमें पता है गिरनार का जो अभिलेख है उसका संबंध रुद्रदामन से है, लेकिन वह मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य प्रशासन के जानकारी देने के जो मुख्य स्रोत हैं वो है आपके अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इन्हीं को बेस बनाकर, आधार बनाकर हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मौर्य प्रशासन के केंद्रीकृत जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी और इसे कई भागों में बांटा गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण था केंद्रीय प्रशासन। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद प्रांतों का नंबर आता है। प्रांत के बाद मंडल प्रशासन था, मंडल के बाद जिला, जिला के बाद स्थानीय प्रशासन था, फिर द्रोणमुख, फिर खारवटिक, संग्रहण और फिर ग्राम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। तो मौर्य प्रशासन हम देखते हैं कि कई भागों में बटा हुआ था। शासन व्यवस्था ठीक रूप से संचालित हो सके, सुदृढ़ हो सके, मजबूती से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, इसके लिए जो मौर्य प्रशासन था कई भागों में बटा हुआ था और इन सब पर नियंत्रण किसका होता था? केंद्रीय प्रशासन का। कुछ रूपों में हम देखते हैं कि, या कुछ इतिहासकार भी कहते हैं कि यह विकेंद्रीकरण की स्थिति को लिए हुए था, रूप को धारण किए हुए था। लेकिन जब हम तार्किक रूप से समग्र अध्ययन करेंगे और गंभीरता से
सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें केंद्रीकृत जो प्रणाली थी वही महत्वपूर्ण थी, वही उसी की विशेषता थी की व्यवस्था थी। इन सारी इकाइयों पर जो केंद्र था उसका सबसे अधिक अधिकार था। इन सारे जो प्रशासन की जो इकाइयां थी इन पर केंद्र का ही नियंत्रण रहता था। और केंद्रीय नियंत्रण का में सबसे शक्तिशाली कौन होता था? राजा। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि आज भी जो भारत है उसमें जो केंद्र की सरकार है वह सबसे मजबूत स्थिति को धारण की हुई है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि आज भी केंद्रीय सत्ता जो अन्य शासन प्रशासन की इकाइयां हैं उन पर अपना नियंत्रण रखी हुई है। उसी प्रकार तत्कालीन समय में भी केंद्रीय प्रशासन सबसे मजबूत था। उसके बाद प्रांत, आधुनिक प्रदेश से इसको समझ सकते हैं। मंडल, आज भी प्रदेश के अंदर मंडलों का विभाजन होता है। प्रदेश के अंतर्गत मंडल, फिर मंडल के अंतर्गत जिला, जिला के बाद हम देखेंगे स्थानीय रूप से हम क्या तहसील समझ सकते हैं, ब्लॉक समझ सकते हैं, खारवटी को ग्राम पंचायत, आधुनिक समय के हिसाब से ग्राम सभा संग्रहण को, और ग्राम मतलब ग्राम। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब इनका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन है, उसके अंदर प्रदेश है, प्रदेश के अंदर मंडल है, मंडल के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर हमारे जो मतलब तहसील आती है, तहसील में ब्लॉक, ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा और फिर ग्राम। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं मौर्य समय के प्रशासन प्रणाली से ही समीचीन है या उसी के समानांतर है। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, प्रांत का जो प्रमुख होता था वो युवराज होता था, मंडल के प्रशासन जो था वो महामात्य के अंतर्गत आता था, जिला जो था इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था, विषयपति, जिले को विषय भी कहा जाता था। फिर देखते हैं कि स्थानीय द्रोणमुख, स्थानीय के अंतर्गत लगभग 800 ग्राम होते थे। यह प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयां थी। फिर द्रोणमुख में हम 400 ग्राम पाएंगे, खारवटिक में हम लगभग 200 ग्राम पाएंगे, और संग्रहण के अंतर्गत लगभग 10 ग्राम होते थे। और ग्राम, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्राम होती थी। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, प्रांत प्रशासन जिनका प्रमुख युवराज होता था, फिर जिला प्रशासन, मंडल प्रशासन जो महामात्य के अधीन था, जिला प्रशासन विषयपति के अधीन था, फिर स्थानीय प्रशासन था जिसमें 800 ग्राम होते थे, द्रोणमुख होता था उसके नीचे जिसमें 400 ग्राम, फिर खारवटिक 200 ग्राम, संग्रहण 10 ग्राम इसके अंतर्गत आते थे, और फिर ग्राम जो सबसे छोटी इकाई थी। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी इसे आपको पता होना चाहिए। दोनों जगह ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं राजा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो या मेगास्थनीज की इंडिका हो, उसमें राजा को सर्वशक्तिशाली और शासन की विधाओं का सर्वोच्च अधिकारी बताया गया है। मतलब जो राजा था वह ही सब पर नियंत्रण रखता था, और शासन के जो 3 प्रमुख विभाग हैं, जो 3 प्रमुख स्तंभ है, चाहे वह शासन व्यवस्था हो या न्याय व्यवस्था हो या सैनिक व्यवस्था हो, इन तीनों का जो प्रधान होता था वो राजा ही होता था। राजा ही न्याय व्यवस्था का अंतिम निर्णय लेता था। जहां कहीं भी धर्मस्थों आचार्यों के बीच में
मतों में विभेद होता था, वहां राजा का ही जो निर्णय था वही सर्वमान्य होता था। शासन व्यवस्था में भी देखते हैं कि राजा ही सभी जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनमें प्रमुख होता था, वही सब पर नियंत्रण रखता था। सैनिक व्यवस्था जहां थी वहां पर भी देखते हैं सारे सेनापतियों का प्रमुख सेनापति कौन होता था? राजा होता था। युद्ध के समय राजा ही नेतृत्व करता था। तो राजा जो था वह सबसे महत्वपूर्ण था, किंतु वह निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं था। और साथ में राजा को गुणों को बताते हुए राजा को उन्नतशील होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो कौटिल्य राजा के इन गुणों को बताते हुए आगे यह भी कहता है कि राजा को प्रजावत्सल लोक कल्याणकारी होना चाहिए तथा अपनी प्रजा के लिए सदैव सुलभ होना चाहिए। यानी कि प्रजा की कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, वह राजा के पास किसी भी समय अपनी शिकायतें, अपने समस्याओं को लेकर आ सकते हैं और राजा का कर्तव्य है कि वह उन समस्याओं को सुने और बाद में उन अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने पदाधिकारियों के द्वारा उन समस्याओं का निराकरण कराए, जिससे एक लोक मंगलकारी राज्य की स्थापना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा के बाद जो सबसे प्रमुख होता है वह मंत्रिपरिषद होता है। तो जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी वह उसके केंद्र में राजा था, राजा के अंदर मंत्रिणा है, मंत्रिणा में इसी मंत्रिपरिषद के जो मुख्य कुछ सदस्य होते थे वो इसके भाग होते थे। मूल रूप से समझ लीजिए मंत्रिपरिषद से ही जो कुछ प्रमुख और उच्च अधिकारी होते थे उनसे मिलकर मंत्रिणा का निर्माण होता था, जिसमें अमात्य, पुरोहित और युवराज होते थे। फिर मंत्रिपरिषद आता है, मंत्रिपरिषद के बाद तीर्थ आते हैं, तीर्थ का यहाँ से अधिकारी से है। तो ये जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते थे उनके नीचे एक अधिकारी वर्ग कार्य करता था। इन अधिकारियों को विभिन्न विभाग दिए गए थे। तो ये और उन विभागों के अधिकारियों के नीचे भी कुछ छोटे अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है। तो हम देखते हैं कि जो केंद्रीय शासन प्रणाली थी वो राजा, मंत्रिपरिषद, तीर्थ और अध्यक्ष में बटी हुई थी। तो हमने यहाँ पर राजा के बारे में जान लिया कि राजा, हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि राजा वंशानुगत होता था। योग्यता का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता है, किंतु चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें राजा के अंदर जिन गुणों का, कुछ गुणों का होना आवश्यक बताया गया है कि राजा उच्च कुल का हो, बुद्धिमान हो, शीलवान हो, प्रजा का कल्याण चाहने वाला हो, बुद्धिमान हो, न्यायप्रिय हो, यही उसकी योग्यता का आधार होना चाहिए। किंतु वंशानुगत प्रणाली यहाँ पर लागू थी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अब हम आते हैं मंत्रिणा। इसको हम सबसे पहले मंत्रिपरिषद को जान लेते हैं, उसके बाद हम मंत्रिणा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होती थी वह शासन प्रणाली का दूसरा मुख्य पहिया होता था। मतलब राजा के बाद जो दूसरा प्रमुख पहिया होता था शासन व्यवस्था, प्रशासन को चलाने के लिए, वह मंत्रिपरिषद होता था। कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि राज्य जो हो एक पहिए पे नहीं चल सकती है, उसके लिए दोनों पहियों का होना आवश्यक है। तो ये जो दोनों पहिए हैं इनमें एक राजा और एक मंत्रिपरिषद, इन्हीं के जोड़ से शासन प्रणाली सुचारू रूप से, संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से चल सकती है। मंत्रिपरिषद क्या होता था? या राजा के आदेशों का पालन करवाता था, नियमों को राजा के पास भिजवाता था कि ये करने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जनता का इसमें हित है, ये जनता की परेशानियां हैं। सारी जो बातें थी, व्यवहारिक बातें थी शासन प्रशासन को चलाने के लिए, इन मंत्रिपरिषद में उन पर चर्चा होती थी और अंतिम मोहर राजा की लगती थी। तो हम देखते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद था इसमें अनेक प्रमुख कुछ अधिकारी होते थे। इनकी संख्या लगभग 500 के लगभग होती थी, 450 से 500 के लगभग इनका विवरण मिलता है, जिनके अपने अपने कार्य निर्धारित थे।
इनमें मुख्य रूप से पुरोहित, युवराज, सन्निधाता जिसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है, सेनापति होते थे और कुछ अन्य अधिकारी होते थे। ये क्या होते थे? ये राजा के पदेन और मुख्य अधिकारी होते थे। इन्हीं के अंतर्गत तीर्थ आता था। अब मंत्रिरा में राजा को सलाह देने के लिए अमात्य वर्ग था, सैनिक, सेनापति आते थे। ये 3-4 जो मेंबर होते थे, 4-5, ये राजा के सबसे निकट होते थे, सबसे निकट। तो इन्हीं मंत्रिपरिषद में से 4 जो 5 सदस्य वो होते थे जो राजा के सबसे निकटस्थ होते थे, सबसे निकट होते थे, तो उनको मंत्रिरा कहा गया। और जो संपूर्ण मतलब जो सदस्य थे उनको मंत्रिपरिषद कहा गया है। तो मंत्रिपरिषद के नीचे तीर्थ होते थे जिन्हें अधिकारी कहा जाता था। इन तीर्थों के अपने अपने विभाग थे, अपने अपने कार्य थे, अपने अपने क्षेत्र थे। तो उसमें कुछ तीर्थ अधिकारी जो थे वह उच्च थे, उनको अधिक वेतन भी मिलता था। जैसे हम कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग था, महामंत्री थे, सेनापति थे, युवराज थे, इनको लगभग 48,000 पर वार्षिक मतलब वेतन मिलता था, पर वेतन मिलता था। पर उस समय की मुद्रा थी तो 48। और कुछ और अधिकारी थे तो इनकी कैटेगरी थी, जैसे अब समाहर्ता हो गया, प्रदेष्टा हो गया, इनको लगभग 24,000 पर मिलते थे। प्रदेष्टा को भी लगभग 24,000। बाकी जो सदस्य थे उनको 12,000 पर मिलते थे, 12,000 के पर मिलते थे। तो इनके वेतन का भी वर्गीकरण था। जो प्रमुख और उच्च अधिकारी थे उनको 48,000 पर मिलता था, परमाने मुद्रा। एक कैटेगरी 24,000 की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीर्थों में तीसरे स्तर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको 12,000 पर लगभग मिलता था। तो इसमें समाहर्ता जो होता था वह राजस्व का संग्रह करता था। प्रदेष्टा जो होता था वह आप कह सकते हैं कि मंडल का प्रधान होता था और फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। कर्मांतिक जो होता था ये उद्योग धंधों पर ध्यान रखता था। प्रशासता था और राजकीय आदेशों को संकलित करता था, लिपिबद्ध करता था। तो ये प्रमुख अधिकारी थे। इसी तरह दिव्यपाल हैं, अंतपाल हैं। अब इन तीर्थों के अंतर्गत भी कुछ छोटे छोटे विभाग थे जिनके लिए अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। ये अध्यक्षों का वेतन लगभग 1,000 पर था। इसमें जैसे सुराध्यक्ष हो गए, सूनाध्यक्ष हो गए, सीताध्यक्ष हो गए, अकाराध्यक्ष हो गए, ये इसके अंतर्गत आते थे। इन विभागों की संख्या लगभग 27 थी। तीर्थों की संख्या अर्थशास्त्र में कितनी बताई गई है? 18। अर्थशास्त्र में तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है, 18 तीर्थ हैं। और अध्यक्ष कितने बताए गए हैं? 27, 27, कहीं कहीं 26 भी मिलता है। किंतु तर्कसंगत आधार पर जब हम इनका अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र में तो 27। तो अध्यक्षों की संख्या 27, तीर्थों की संख्या 18 मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के कार्य के बारे में आपने जान लिया जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे समाहर्ता, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रारंभिक परीक्षा में। समाहर्ता तो यह राजस्व संग्रह, प्रदेश में राजस्व संग्रह का संग्रह करता था। प्रदेशता यह फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। कर्मांतिक या उद्योग धंधों का इसके नियंत्रण में थे, जो भी प्रमुख उद्योग धंधे थे कर्मांतिक के। इसी तरह अंतपाल जो था वो दुर्गों का रक्षा करता था। प्रशासता जो था यह प्रशासन के कार्यों को लिपिबद्ध करता था। अब हम आते हैं केंद्रीकरण की प्रशासन की व्यवस्था को। आपने यहाँ पर देख लिया कि केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख रूप से राजा होता था, राजा के नीचे मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद के नीचे जो होते थे वो तीर्थ होते थे, तीर्थों के नीचे विभागाध्यक्ष होते थे और उसके नीचे फिर ग्रामों के छोटे छोटे अधिकारी होते थे। तो अब हम यहाँ पे केंद्रीय हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज और हम ध्यान देते हैं कि राजा के लिए अर्थशास्त्र में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है तथा राज्य जो है वो
उसके संचालित करने के लिए 7 अंग बताए गए हैं, जिसे साप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यह कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, साप्तांग सिद्धांत, जो राज्य को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका जो विवरण है अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण में यह विभाजित है, तो 6वें अधिकरण में इसका उल्लेख मिलता है, साप्तांग सिद्धांत का अधिकरण का उल्लेख, जो राज्य को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह किसने बताया है? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है। तो साप्तांग सिद्धांत में सबसे प्रमुख राजा होता था। राजा के बाद अमात्य, जनपद, फिर बल, कोष, दुर्ग और मित्र। बाद में कहीं कहीं पर एक 8वां अंग भी मिलता है जिसे शत्रु कहा जाता है, लेकिन इन्हें हम साप्तांग सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस 7 का ही अध्ययन करेंगे। तो राजा, अमात्य, जनपद, बल, कोष, दुर्ग और मित्र। 8वां कहीं कहीं मिलता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो लिख लेते हैं, लेकिन शत्रु कहीं कहीं पर उल्लेख है, कहीं कहीं पर उल्लेख 8वें अंग के रूप में। लेकिन चूंकि इसे साप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो मुख्यतः किताबों में हमें यही 7 अंग मिलते हैं जो राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। प्रांतीय प्रशासन को यहाँ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य प्रशासन जो था वह मेगास्थनीज, जो हमें पता है कि 5 प्रांतों का यहाँ उल्लेख मिलता है। इन 5 प्रांतों का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेख से ही मिलता है, उसके पहले हमें इनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो उन 5 प्रांतों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अशोक के अभिलेख में। मेगास्थनीज कहता है कि ये जो प्रांत थे, इनका प्रशासन चलाने के लिए, इन प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए 6 समितियां बनी हुई थी। ये 6 समितियां जो थी वह, उसमें 30 सदस्य थे। एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो 6 बचे 30। तो 30 सदस्यों के माध्यम से ये 6 समितियां कार्य करती थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे और इन 6 समितियों का अपना अपना एक कार्य था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था वह राजा का पुत्र होता था, यानी कि युवराज होते थे। एकाध अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब आप कहेंगे कहाँ, तो सबसे एक प्रमाण हमें मिलता है सौराष्ट्र प्रांत का, जहां पर चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर या राज्यपाल थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए थे और एक तालाब भी बनवाया था जनता की रक्षा के लिए। तो पुष्यगुप्त जो थे वो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे। लेकिन प्रमुखता क्या है कि प्रमुख रूप से जो प्रांतों का शासन था वह युवराज के द्वारा संचालित होता था। अशोक भी शासन बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल ही था। तो राज्यपाल का तो प्रांतों का प्रांतपति बन के शासन प्रशासन को चलाने के लिए वहां से अनुभव प्राप्त करते थे। फिर जब राजा का पद रिक्त होता था तब वहां आकर वहां पर राजा का दायित्व भी संभालते थे। तो पहले ही उन्हें शासन प्रशासन का अनुभव पता चल जाता था। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह जब राजा बनते थे तो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी दक्षता के आधार पर शासन प्रशासन को सुव्यवस्थित सुनियोजित ढंग से चला पाते थे और उन्हें शासन चलाने में आसानी होती थी। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी। तो प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? युवराज होते थे, युवराज। अशोक के अभिलेख में बताया गया है कि शासन को सही ढंग से और उचित ढंग से चलाने के लिए 5 प्रांतों में बांटा गया था। वो 5 प्रांत कौन से थे? सबसे पहले उत्तरापथ। उत्तरापथ में आज का पंजाब, कश्मीर, सिंधु के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला इसकी राजधानी थी।
तक्षशिला के ही आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है वह तक्षशिला का विश्वविद्यालय ही मिलता था, जिसमें समस्त विषयों का संकलनबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता था और चाणक्य वहीं के प्रमुख आचार्य थे। तो उत्तरापथ, तो आधुनिक पंजाब, कश्मीर, सिंधु, गांधार का जो क्षेत्र था वही उत्तरापथ कहलाता था। इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती, कठियावाड़, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वह अवंती राष्ट्र कहलाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी, जहां का राज्यपाल अशोक था शासक बनने से पहले। कलिंग की तीसरा प्रांत, जिसकी राजधानी तोसिल थी। बाद में हम देखते हैं कि कलिंग को भी दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी कलिंग, दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसल ही होती है, दक्षिणी कलिंग की जौगढ़। फिर दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिर थी, यहाँ सोने की खान पाई जाती थी। उत्तरापथ और अवंती राष्ट्र जो थे वह लंबी दूरी के जो व्यापारिक मार्ग थे उनके प्रमुख केंद्र होते थे, तो व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे ये प्रांत। प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश, जिसमें मगध राज्य का क्षेत्र आता था, वहां की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये 5 प्रदेश थे और इन 5 प्रदेशों में राज परिवार का जो पुत्र होता था वही इनका प्रमुख होता था और शासन प्रशासन का कार्य यही देखता था और इनके माध्यम से शासन प्रशासन चलाने में भी बहुत सुविधा होती थी प्रांतों के विभाजन से। अब उसके बाद मंडल आता है, प्रांतों के बाद मंडल। मंडल के प्रमुख को प्रदेशता या महामात्य कहा जाता था। इसके नीचे स्थानीय, जो आधुनिक कमिश्नरी कहा जाता है, तहसील। इसके अंदर लगभग 800 ग्राम आते थे पहले बता। फिर द्रोणमुख आता था 400 ग्राम, फिर खारवटिक 200, फिर संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, इसके प्रमुख को गोप कहा जाता था। फिर गांव आता था, गांव या ग्राम। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, सॉरी ग्रामीणी गांव के प्रमुख को कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन जो था वह राजकुमारों के अध्ययन अंतर्गत आता था। राजकुमार ही यहाँ की शासन व्यवस्था को देखते थे। एक आध अपवाद हमें मिलते हैं, जैसे सौराष्ट्र प्रांत का, जहाँ पर पुष्यगुप्त जो थे वह शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। प्रांत जो थे मेगास्थनीज के भी इंडिका से हमें उल्लेख मिलता है कि 5 भागों में विभाजित था। ये 5 भाग कौन से थे? पहला उत्तरापथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा दक्षिणापथ और 5वां पाटलिपुत्र। अब ये प्रांतों के बाद मंडल आते थे। मंडल के बाद हम देखते हैं कि हाँ, एक चीज छूट गया, मंडल के बाद हम जिला आएगा, सॉरी छूट गया, जिला। जिले का प्रशासन विषयपति इसके अंतर्गत आता था। उसके बाद स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और गांव। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। अब आइए मौर्य प्रशासन की नगर शासन प्रणाली। तो नगर शासन प्रणाली के बारे में यहाँ जानना प्रमुख है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि मौर्य शासन प्रणाली में नगर प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या नगर प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो नगर प्रशासन था वह काफी उच्च कोटि का था। नगरों का जो प्रमुख था उसको नगर के प्रमुख को नागरक कहा जाता था।
नागरक कहा जाता था। यह नगर की सुरक्षा का प्रबंध, जनता के सुरक्षा, उनके लिए उत्तम व्यवस्था की व्यवस्था, मतलब उत्तम कार्य की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, मंदिर और देवालयों की व्यवस्था करता था। तो जो नगर का प्रमुख था उसका महत्वपूर्ण कार्य होते थे जनता, जो नगर में रहने वाले नगरवासी हैं उनकी सुरक्षा का, उनकी सेवा का प्रबंध करना, उचित प्रबंध करना, और प्रमुख संस्थाओं का निर्माण, और उन संस्थाओं में सभी नागरिकों को समान रूप से उनके जो कार्य हैं उनको उन नागरिकों के कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से पूर्ण हो सके, चल सके, कर्मचारी उनका शोषण ना कर सके, इन सारी बातों का ध्यान नागरिक रखता था। मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन को भी 6 भाग समितियों में विभाजित किया गया है, और वह हमें बताता है कि 5 सदस्यों की एक समिति होती थी। वो समिति, हर समिति के अपने अपने कार्य थे। तो यहाँ पर भी 6 समिति हैं, उनमें हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। टोटल सदस्यों की संख्या लगभग 30 थी। उन्हीं के माध्यम से नगर का प्रशासन चलाया जाता था। तो 6 समितियां कौन? प्रथम समिति जो थी उसका कार्य क्या था? शिल्प एवं उद्योग धंधों पर ध्यान देना कि नगर में जो शिल्प के कार्य हो रहे हैं, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनका कैसे स्थापना हो, कैसे सभी को कार्य मिले, कैसे इनका विकास हो। तो इसका ध्यान एक समिति, 5 सदस्यों की एक समिति होती थी जो इन पर ध्यान देता था। दूसरी समिति होती थी वह विदेशियों की देखरेख करती थी। जो यात्री आते थे या विदेश से जो लोग आते थे उनकी देखरेख द्वितीय समिति करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का विवरण। यहाँ हम एक चीज मुख्य भाग देखेंगे कि चंद्रगुप्त के काल में या मौर्य युग में सबसे पहले हम जन्म मरण का विवरण पाते हैं, जनसंख्या का विवरण पाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण विवरण है कि सर्वप्रथम जनसंख्या या जन्म मरण का जो विवरण मिलता है वह हमें मौर्य वंश में ही दिखाई देता है, मिलता है। उसके बाद एक चतुर्थ समिति थी जो व्यापार और वाणिज्य के कार्य को देखती थी। पंचम समिति जो थी वह वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और एक छठी समिति जो अंतिम थी वो बिक्री कर वसूल करती थी। तो ये 6 समितियां थी, इनके अपने अपने कार्य थे और सारे समितियां अपने कार्य को सही ढंग से करती थी। इनका जो देखरेख था वो नागरिक करता था, यही इनका प्रमुख होता था, सारी समितियों का प्रमुख होता था। वह अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, नागरिक के अधीनस्थ कौन था? स्थानिक व गोप। इनके माध्यम से वह कार्य प्रबंध को संचालित करता था। ये नागरिक को सूचना देते थे। नागरिक जो होता था इन सारे व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था, और नागरिक जो था वह राजा के प्रति उत्तरदायी था। तो जो भी निर्माण कार्य था, अस्पतालों का निर्माण, जो भी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, जनता को किसी की सुरक्षा का जो कार्य था वो नागरिक जो था वो करता था। तो नगर प्रशासन बहुत ही अच्छा था, उच्च कोटि का था। ऐसा उल्लेख हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। अब आगे सैन्य प्रबंध। तो सैन्य प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण सारे सेनापतियों का शासक कौन होता था? राजा होता था। तो केंद्र में सेनापतियों का प्रमुख राजा होता था। तो सैनिक व्यवस्था जो थी वो राजा के नियंत्रण में रहती थी। राजा ही सेनापतियों की नियुक्ति करता था और सेनापति राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे।
कई उद्धरणों में, कई लेखों में उस समय के, चाहे वो ईरानी लेखक रहे हो, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका रही हो, उसमें एक बृहद सेना का विवरण मिलता है मौर्य शासन में। लगभग 6 लाख के लगभग पैदल सेना, 6 लाख पैदल, लगभग 9,000 के लगभग हाथी, 30,000 के लगभग घोड़ों की संख्या पाई जाती है, सैनिकों की संख्या पाई जाती है। तो एक हम देखते हैं कि एक बृहद सेना मौर्य काल में थी। इसी के माध्यम से, क्योंकि वो सैनिक युग था, उस समय साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था चल रही थी। सभी जो शासक थे, जो योग्य थे, जो शक्तिशाली थे, वे अपने साम्राज्य के विस्तार करने में लगे हुए थे और अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि वो सैनिक युग था और इसके लिए एक बृहद सुसंगठित और योग्य सेना की आवश्यकता थी। मौर्य वंश ने इसमें उपलब्धि हासिल की और मौर्य वंश में एक बृहद शक्तिशाली सेना थी। एक इतिहासकार हुए हैं स्मिथ महोदय, उन्होंने भी मौर्य वंश की शासन व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को बहुत ही उच्च कुल का बताया है और उन्होंने बताया है कि जो मौर्य प्रशासन की सेना थी वह अकबर की सेना से भी शक्तिशाली थी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि अकबर की जो सेना थी वो दुर्बल पुर्तगालियों से भी हार जाती है और जो चंद्रगुप्त की सेना थी वह सेल्यूकस को भी हरा देती है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो मौर्य सेना थी वह अकबर की सेना से काफी मजबूत थी। और उन जो सैन्य प्रबंध की उनके के लिए समितियां बनी थी वह भी काफी उचित ढंग से सारे प्रबंध को देखती थी और उन समितियों को 6 समितियों में बांट दिया गया था। 5-5 सदस्य थे जो सारे सैन्य प्रबंध को देखते थे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका में। सेनापतियों का प्रमुख राजा होता था। राजा के अंतर्गत सेनापति होते थे, राजा, फिर उसके सेनापति, सेनापति के नीचे नायक। सेनापति का वेतन होता था 48,000 पर, नायक का 1,000 पर। यह इनका वेतन था। तो सैन्य प्रबंध को आपने जान लिया। कितने बड़े अगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था बहुत ही, सैनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत सुदृढ़ रही होगी, आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों से लैस रही होगी, तलवार, भाले, कवच के उपयोग होता था। एक जगह हम ये भी पाते हैं अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि सर्वतोभद्र नामक एक अस्त्र पाया जाता था जो पाषाण शिलाओं को फेंकता था दुश्मनों के ऊपर। तो सर्वतोभद्र नामक हथियार का उल्लेख भी मिलता है, और इसके साथ साथ ही धनुष बाण, तीर, भाला, के साथ कवच के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। तो सैनिक व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित थी। अब हम आगे आते हैं। न्याय व्यवस्था मौर्य प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी। न्याय व्यवस्था का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में बहुत ही विस्तृत रूप से मिलता है। न्याय व्यवस्था के केंद्र में राजा रहता था। राजा के अंडर में जो धर्मस्थ थे और अन्य जो अधिकारी वर्ग थे वो आते थे। राजा का निर्णय अंतिम होता था। अंतिम निर्णय राजा का होता था। जो न्यायालय थे वो उस समय 2 भागों में बटे हुए थे। एक धर्मस्थीय न्यायालय होता था, एक कंटक शोधन होता था। तो धर्मस्थीय जो न्यायालय होते थे उसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी। दीवानी मामलों में गृह के मामले,
उत्तराधिकार, विवाह, सड़क के मामले आते थे। कंटक शोधन जो न्यायालय होता था, जो फौजदारी मामले देखता था, उसके अंदर मारपीट, हत्या, शोषण के मामले आते थे। इनका जो मुख्य अधिकारी था, जो न्याय करता था, उसको धर्मस्थ कहते थे और वह 3 अमात्यों के साथ मिलकर न्याय करता था। यहाँ कंटक शोधन में प्रदेष्टा प्रमुख अधिकारी होता था, न्यायाधीश होता था, वह भी 3 अमात्यों के साथ मिलकर न्याय को देता था, मतलब न्याय करता था। तो धर्मस्थी में धर्मस्थ जो थे वह अमात्य के साथ मिलकर न्याय करते थे, और कंटक शोधन में प्रदेष्टा जो होता था वह अमात्य के साथ मिलकर न्याय देता था। तो कंटक शोधन का प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा और धर्मस्थीय का प्रमुख न्यायाधीश धर्मस्थ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के दंडों का भी अभिलेख है। पूर्व साहस दंड, जिसमें 48 पर से 96 पर तक, यानी ये पर मतलब मुद्रा, 48 पर से मतलब आधुनिक रूप से का 48 रुपए से जो 96 रुपए तक के मामले थे वो आते थे। मध्य साहस दंड में 200 पर से 500 पर, उत्तम साहस दंड में 500 पर से 1000 पर तक के मामले आते थे। दंड व्यवस्था कठोर थी। चोरी पे काफी कठोर दंड की व्यवस्था थी, कहीं कहीं मृत्यु दंड का भी उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए और दंड देने में कठोर होना चाहिए, जिससे राज्य में शांति और सुव्यवस्था हो, अनुशासन हो, और लोग जो हो, प्रजा के लोग जो हो, वो कोई भी अपराध करने से पहले सोचें और डरें। तो एक लोक कल्याणी राज्य के लिए दंड विधान का तर्कसंगत न्याय व्यवस्था का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा चाणक्य ने बताया अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। और मौर्य प्रशासन की जो न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था थी, वह इसी के इर्द गिर्द रहती है। न्याय व्यवस्था, प्रशासन और दंड व्यवस्था में मौर्य शासन कठोर होता है। अब हम देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। यह भी मौर्य वंश साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। विभागों पर राज्य के अंदर कहीं कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, लोग राजा के बारे में कोई किस तरह की कुछ गलत योजना तो नहीं बना रहे हैं। अनेक विभागों के जो अधिकारी हैं वह कहीं गमन का कार्य तो नहीं कर रहे हैं, गबन का कार्य तो नहीं कर रहे हैं। राज्य में सब उचित ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए अर्थशास्त्र में हमें गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये जो गुप्तचर व्यवस्था है, इसके लिए जो एक प्रमुख होता था उसको महामात्या सर्प कहा गया है, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है, गूढ़ पुरुष। तो गुप्तचर जो थे वह शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये 2 तरह के होते थे, एक संस्था होते थे, एक संस्था। संस्था मतलब एक अस्थायी जगह पर रहकर सूचना को एकत्र करते थे। और एक संचार, ये मतलब राज्य में इधर उधर घूमकर शासन प्रणाली के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, करते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक संस्था थी जो अस्थायी रहकर मतलब सूचनाओं को राजा के पास ले जाते थे, वहीं एक ही जगह पर उनकी स्थिरता बनी हुई थी। और संचार जो गुप्तचर थे वह दूर प्रदेशों में, राज्य में इधर उधर जाते थे और सूचनाओं को लेकर आते थे और राजा को बताते थे। पुलिस व्यवस्था भी बहुत उत्तम किस्म की थी।
और ये राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो पुलिस व्यवस्था को रक्षिण कहा गया है अर्थशास्त्र में। ये जो थे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, बनाते थे, लोगों को भय मुक्त रखते थे, लोगों को भय से मुक्त रखते थे। तो हम देखते हैं कि जो मौर्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन था या प्रांतीय प्रशासन था, दंड प्रशासन था, न्याय प्रशासन था, वह बहुत ही सुव्यवस्थित और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसके कुछ जो आधार थे, उसके कुछ जो तत्व हैं वो आज भी हमें शासन प्रणाली में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने मौर्य प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन और उसके जो प्रांतों का प्रशासन था उसके बारे में हमने यहाँ जाना समझा। अब हम आगे कल मौर्य व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक जीवन और प्रशासन को समझेंगे और जानेंगे। आज हमने जो प्रशासन के कार्य थे, यहाँ पर हमने एक चीज आपको बताने भूल गए कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, इनके लिए योग्यता जो थी वह उसके लिए उपधा परीक्षण भी होता था। उपधा परीक्षण के बाद ही ये नियुक्त होते थे। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे उनको एक परीक्षण से गुजरना पड़ता था जिसे उपधा परीक्षण कहते हैं, तब इनकी नियुक्ति होती थी। तो आज हमने मौर्य प्रशासन के बारे में जान लिया, उसके साप्तांगिक सिद्धांत को जान लिया, न्याय व्यवस्था को जान लिया, दंड व्यवस्था को जान लिया। अब कल हम उसके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।